वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीटेट के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमें ये समझने की जरूरत है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इनमें अंतर क्या है और कैसे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ बताया गया है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल होता है। वी कैन मेजर सम एस्पेक्ट्स, कुछ एस्पेक्ट्स ग्रोथ के हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, ये सब चीजें मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो है वो मेजरेबल यूनिट है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखते हैं। हमें दिख रहा है अपनी आंखों के सामने बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ अब हमेशा नहीं चलती रहती। अब एक समय के बाद आपका जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाता है, ठीक है। ग्रोथ सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड तक बढ़ती है और उसके बाद नहीं बढ़ती है। वो एक ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट को ये कहा गया है कि ये दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है। कुछ एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट के ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, सब्जेक्टिविटी है उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव वे से हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे, पर हम उसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बता पाएंगे, हाँ, कि ये अ, अच्छा हो गया, ये अच्छी तरह से चीजें देख लेगा। तो ये क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुआ कि जो पहले एक चीज नहीं देख पा रहा था अब वो उस चीज को देख पाएगा। देख पाने का मतलब यहाँ पे आई से रिलेटेड देखना नहीं, ये देखना है कि क्या एक बच्चा जो पहले कुछ नहीं कर पाता था पर अब वो करने लगा है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ नाउ, कि अब ये बच्चा सब कुछ देख सकता है, सब कुछ कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था, ठीक। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है कि हम उसे सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या पेरेंट्स केयर गिवर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर बच्चा खुद एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। ग्रोथ को हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं, सिर्फ उसका जो हमारी बॉडीली ग्रोथ है, जो हम जैसे हम बॉडी से बढ़ रहे हैं, सिर्फ वही ग्रोथ माना गया है। पर डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे चीजें हम इंक्लूड करते हैं। फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी। कॉग्निटिव मतलब आप जैसे सोच रहे हैं, जैसे आपकी सोचने की क्षमता, या आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, या आपकी रैशनल थिंकिंग, ये सब डेवलप होता है, ठीक है। इमोशनली आप कैसे चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। सोशली आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या सोशली लोगों से आप मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं कि उनसे ना बना के रखना पसंद करते हैं, कैसे आप धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है। और डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और उस ब्रॉड टर्म के नीचे सारे एस्पेक्ट्स बढ़ने के विकास के सारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, हमारी बॉडी के बढ़ने से रिलेटेड हो, या हमारी मानसिकता, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके बढ़ने से हो, या हमारा इमोशंस कंट्रोल करने की या इमोशंस मैनेज करने की क्षमता हो, सोशली लोगों से बातचीत करने का ढंग हो, उनसे बना के रखने का ढंग हो, अपने आसपास के साथियों से बात करने का ढंग हो, अपने बड़ों से बात करने का ढंग हो,
तो ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है, हमेशा ही चलती रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। जब से कंसेप्शन होता है, प्री नेटल पीरियड से लेकर डेथ तक, हम कहेंगे एक व्यक्ति बढ़ता रहता है, उसका विकास होता रहता है। ठीक है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कुछ यूनिट्स में, वेट और हाइट में मेजर कर सकते हैं, पर डेवलपमेंट को हम सिर्फ मेजर नहीं कर सकते, हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, पर हम असेस कर सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ इसका विकास हो गया है इस तरफ। ठीक है, ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, उसको आप ग्रोथ कहते हैं। और डेवलपमेंट आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों चीजों को, मतलब जैसे आप दिख रहे हो, जो आपका स्ट्रक्चर है, उसके अलावा फंक्शनल, जैसे आप सोच रहे हो, या जिस तरह से आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, या जिस तरह से आप इमोशंस को हैंडल कर पा रहे हो, लोगों को हैंडल कर पा रहे हो, तो ये आपका फंक्शनल एस्पेक्ट है कि आप समाज के साथ या इवेंट्स के साथ कैसे अपने आप को ढाल रहे हो, उसमें क्या रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, तो ये फंक्शनल चेंजेस हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके बॉडी से रिलेटेड हो गए, फंक्शनल चेंजेस कि आपकी बॉडी और माइंड कैसे काम कर रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, ये सब चीजें भी डेवलपमेंट का भाग के भाग के भाग है। अब डेवलपमेंट जो है ऑलमोस्ट परमानेंट चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट में परमानेंट चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जो चेंजेस किसी रोग से पैदा होते हैं या थकावट से पैदा होते हैं, उसको हम डेवलपमेंट में नहीं गिनते। ठीक है, डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ग्रोथ आता है। ठीक है, मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी है कि आपकी अपने एनवायरमेंट में रिस्पॉन्ड करने की, आप अपने एनवायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसकी क्षमता। ठीक है, आपका एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी क्षमता, और ये आपके हेरिडिटी से रिलेटेड है। ठीक है, हेरिडिटी मतलब जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, आपको अपने एनवायरमेंट से रिस्पॉन्ड करने की क्षमता एक सही तरीके में, और ये आपकी हेरिडिटी यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको मिला है। ठीक है, अब एक बच्चा है 2 साल का, अगर आप उसे कहेंगे कि आप डांस करो, ठीक है, तो एक 2 साल का बच्चा जैसे डांस करेगा और एक 6 साल का बच्चा जैसे डांस करेगा, उन दोनों में एक अलग मैच्योरिटी लेवल आप देख पाएंगे। ठीक है, अब 2 साल के बच्चे में अभी विकास हो रहा है, इवन फिजिकल विकास हो रहा है, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है अभी। ठीक है, तो उसके डांस में इतनी स्थिरता नहीं होगी जितना एक 6 साल के बच्चे में होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, क्लासिकल डांस से रिलेटेड। जब एक छोटा बच्चा क्लासिकल डांस में इनरोल होता है तो उसकी एज एटलीस्ट बोलते हैं कि 5 साल की होनी चाहिए। 5 साल की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये माना गया है कि 5 साल तक मसल डेवलपमेंट इतनी हो जाती है, 5 से 7 साल के बीच में, कि जो स्ट्रॉन्ग पोस्चर्स हैं वो बच्चा जो है वो आराम से कर सके। ठीक है, इससे पहले उम्र के बच्चों को क्लासिकल डांस में जनरली नहीं लेते हैं। ठीक है, कि क्योंकि तब तक उनका वो मैच्योरिटी लेवल अटेन नहीं हुआ होता, वो पहुंचे नहीं होते उस मैच्योरिटी लेवल तक। ठीक है, अब
जिस तरह से ये 5 से 7 साल का बच्चा कुछ डांस करेगा, या एक 13 या 14 साल का बच्चा जैसे डांस करेगा, उसमें काफी अंतर होगा। ठीक है, इस बच्चे का जो मैच्योरिटी लेवल है वो हाई होगा। अब जैसे क्लासिकल डांसेस में हम जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो एक 5-7 साल का बच्चा वो एक्सप्रेशंस नहीं ला पाएगा जो एक 13-14 साल का बच्चा ला पाए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे मैच्योरिटी डेवलप हो रही है कि वो अपने बॉडी को कैसे यूज कर पा रहा है। तो ये मैच्योरिटी लेवल, जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं डांस में, डांस करते रहते हैं, मैच्योरिटी आती रहती है, एक फिजिकल डेवलपमेंट तक पहुंच पाते हैं, वैसे वैसे ही धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बच्चों की जो डांसिंग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आर्ट की एबिलिटीज के साथ भी हैं। धीरे धीरे मैच्योर जैसे जैसे होता है वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट आती है स्किल्स में भी और इन सब चीजों में। ठीक है, तो ये सब मैच्योरिटी का ऐसे आप मैच्योरिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, कि फिजिकल मैच्योरिटी जब तक नहीं होगी एक टाइम तक, तब तक एक तो क्लासिकल डांस में इनरोल नहीं कर सकते। और जब मैच्योरिटी आ जाती है, आप इनरोल करते हैं, तो आपकी बॉडी में वो स्थिरता लाने के लिए आपको समय लगता है। ठीक है, एकदम से नहीं आता बच्चों में। तो जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे फिजिकली उसका विकास होता रहता है, वैसे ही उसमें बॉडी की स्थिरता ज्यादा बेहतर होने लगती है और उतने अच्छे से डांस करने लगता है। ठीक है, तो ये है मैच्योरिटी, कि अगर मैं 2 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो 13 साल जैसे बच्चों के साथ नाचे, 13 साल के बच्चों जैसा नाचे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो अभी उस मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इन चीजों को समझें। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ओनली एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम फिजिकल डेवलपमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। फिजिकली बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे उसका बॉडी का जो विकास है वो कैसे हो रहा है, वो फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चे के पास सेंसरी, आगे हम पियाजे की स्टेजेस में पढ़ेंगे, पर एक छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ अपने सेंसेस को यूज करता है। ठीक है, तो वो तब तक उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रिफ्लेक्सेस तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब एक बच्चा 0 टू 2 इयर्स की स्टेज में जब होता है, तो सिर्फ उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना गर्दन संभालना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, फिर वॉक करना सीखता है, फिर धीरे धीरे भागना सीखता है। तो ऐसे फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे बॉडीली डेवलपमेंट हो रही है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। हर स्टेज में हर एक अलग तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। फिर आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का अर्थ हुआ कि आप कैसे सोशली जो लोगों के साथ कैसे आप संबंध बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो अपने घर में है, अपने घर में तो बहुत अच्छा है, सबसे बात करता है, सबसे हंसता खेलता है, पर जब वो बाहर जाता है तब वो एकदम से दूसरे स्ट्रेंजर्स लोगों को देखकर डर जाता है। ठीक है, वो रोने लगता है। तो
पर अगर आप एक 5 साल के उसी घर में से जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है, तब आप देखेंगे कि उसको डर नहीं रहता कि बाहर में मेरे को जाना है, स्ट्रेंजर्स के साथ मिलना है, वो लोग जिनको नहीं जानते उनसे बातचीत करनी है। अब उसमें उसको डर नहीं लगता अपने पेरेंट्स के साथ जाने में। वो स्ट्रेंजर से मिलजुल कर बात कर पाता है। तो वो सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है कि सोशली भी जैसे आप लोगों के साथ मिलजुल रख रहे हैं, जैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, और इसको सोशल डेवलपमेंट कहा गया है। ठीक है? धीरे-धीरे फिर जैसे बच्चा एडोलेसेंस में पहुंचता है तो उसका अटैचमेंट जो है ज़्यादा अपने दोस्तों की तरफ बढ़ जाता है, अपने पेरेंट्स से वो दूर होने लगते हैं। तो ये भी एक सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है कि सोशली भी हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। जब एक यंग अडल्टहुड में बच्चा आता है तो उसको लगता है कि उसे सबसे बातचीत करनी आनी चाहिए, चाहे वो आपका जूनियर हो, चाहे वो आपका सीनियर हो। तो इन सब को कैसे बैलेंस किया जाए, वो भी एक सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। वो भी कैसे बढ़ रहा है, सोशली कैसे विकास हो रहा है। ठीक है? फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट पे आते हैं। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में विस्तार में बात करेंगे, पर अभी के लिए हम सिर्फ इसको समझ लेंगे कि ये है क्या। ठीक है? लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा कि हम बोलना सीखेंगे। हम एक लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में बच्चे के घर में बात हो रही है, उस लैंग्वेज में बोलना सीखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ रोता है, फिर कुछ-कुछ आवाज़ें निकालता है, फिर एक स्टेज पे आता है जब वो सिर्फ दाय 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 बै 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 करता रहता है। फिर एक स्टेज आता है जब एक वर्ड बोलना शुरू करता है, मम्मी बोलता है, मून बोलता है, एक-एक वर्ड से शुरू करता है, फिर 2 शब्द बोलने लगता है, फिर इतना बोल पाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है उसकी बात समझ पाएँ। पहले इतना क्लियरली नहीं समझ में आता है। फिर धीरे-धीरे वो जैसे-जैसे विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, वैसे-वैसे ही लैंग्वेज की जो क्लैरिटी है वो बढ़ने लगती है। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं कि आपका जो स्किल है लैंग्वेज पे, वो भी डेवलपमेंट हो जाता है कि आप लर्न करते हैं, यूज़ करना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। लैंग्वेज में एक सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखते हैं। तो ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। देन आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी हैं, तो उसके हिसाब से आपका मनोविकास होता है। आपका कॉग्निशन जो है वो डेवलप होता है, जैसे आप सोच रहे हैं। पहले ज्ञान प्राप्त आप कैसे करते हैं? बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक आप अपने सेंसेस द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो सेंसेस आपको दे रहे हैं उसके द्वारा आपका एक मनोविकास होगा। फिर एक जगह पे आपने चीज़ छुपा दी, ठीक है? और वहाँ से हटा ली। फिर वो बच्चा अगर ढूँढेगा तो पहले जगह जहाँ छुपाई थी वहाँ ढूँढेगा, फिर पर वो दूसरी जगह पे नहीं ढूँढ पाएगा। ठीक है? तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट करते हैं। फिर जब बच्चा और बढ़ता है, तो वो रोल प्ले करने लग जाता है कि किचन खेलते हैं, डॉल डॉक्टर खेलते हैं। तो ऐसे उनका विकास होता है, उनके मानसिकता का विकास होता है। कॉग्निटिव जैसे सोच रहे हैं उसका विकास होता है इन सब चीज़ों से। फिर वो कॉन्क्रीट थिंकिंग वाली स्टेज में आता है जहाँ पे कि वो जितने भी कॉन्क्रीटली उसको जो चीज़ें दी हुई होती हैं उसको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम हाथ लगाकर नहीं देख सकते पर हम अपने माइंड में उसको वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाके वैसी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है आपका मॉरल डेवलपमेंट कि कैसे बच्चा पहले सिर्फ एक सिर्फ इस चीज़ से सही काम करता है कि कि उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या उसे पनिशमेंट मिलेगा कि रिवॉर्ड मिलेगा।
फिर धीरे धीरे वो रूल्स और लॉज को समझने लगता है कि रूल्स और लॉज के साथ अगर हम चलेंगे तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मॉरल डेवलपमेंट में नेक्स्ट लास्ट स्टेज होता है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जब आप रूल्स और लॉज से आगे बढ़कर सोसाइटी के लार्जर वेलफेयर के लिए सोच पाते हैं। ठीक है, वो हो सकता है तब समाज में एक्सेप्टेबल ना हो या एक्सेप्टेबल हो भी, आप सबको उनकी वेलफेयर के लिए साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, और अपनी वेलफेयर, इससे आपकी अपनी भी वेलफेयर होता है। तो मॉरल डेवलपमेंट यही होता है कि आपका एक डिसीजन लेने का क्षमता कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे ही इमोशनल डेवलपमेंट में कि आप अपने इमोशंस को कितने बेहतर से जान पा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जिन 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 नजरियों से हम डेवलपमेंट को, विकास को देख सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोटर का अर्थ हो गया मूवमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलप होना। ठीक है, जो मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का डेवलप होना फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा। मोटर डेवलपमेंट भी फिजिकल डेवलपमेंट का एक छोटा भाग है, जिसमें आप बच्चा जो है कंट्रोल कर पाता है अपने मूवमेंट्स को, कंट्रोल अपने मसल्स को या बोन्स को और अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पाता है, ताकि वो अपने एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट पे काम कर सके। ठीक है, या एनवायरमेंट को अपने हिसाब से ढाल सके। ठीक है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है मोटर डेवलपमेंट में, एक है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स तो वो हुए जैसे आपको कुछ उठाना है, आपको अपने फिंगर्स यूज करके ये बीड्स उठाने हैं, बीड्स को एक धागे में पिरोना है, फाइन मोटर स्किल्स हुए जिससे आप बारीक काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये जो कील पड़े हैं, ये इनको उठाकर अपने जगह पे लगाना है, वो फाइन मोटर स्किल्स हुए। पेंसिल पकड़ना, पेंसिल से लिखना, पेंसिल से ड्रॉ करना, फाइन मोटर स्किल्स हुए। पेपर को काटना, फाइन मोटर स्किल्स हुए। और क्ले से आप कुछ बना रहे हैं, क्ले से आप कुछ बना रहे हैं, वो आपके फाइन मोटर स्किल्स हुए। ठीक है, फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स वे होते हैं जो जिससे आप जैसे आप बैठते हैं, आप चलते हैं, आप जंप करते हैं, आप क्रॉल करते हैं, आप खेलते हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी अगर आप खेल रहे हैं तो वो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हुए। ग्रॉस मोटर स्किल्स को अगर हम और डिफाइन करना चाहे तो ये मेजर मूवमेंट्स हुए। मेजर जो आपके बॉडीली फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं उसको ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। फिर आपका फाइन मोटर स्किल्स आता है, जिसमें आप छोटे छोटे मूवमेंट्स जो अपने हाथों द्वारा करते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स हुए। माइनर माइनर मूवमेंट पे कंट्रोल करना सीखते हैं आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद आता है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को पे बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं, उसको
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स, कुछ आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर इंटेलिजेंस, सोशल फैक्टर्स या इमोशनल फैक्टर्स। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट की, वो चीजें जो हैं वो आपके डेवलपमेंट को पे प्रभाव भी डालती हैं। जैसे बॉडी का जो आकार है, जो शेप है, आपके फेस की शेप है या आपके बॉडी की शेप है या आपकी हाइट है या वेट है, वो उसका डेवलपमेंट आपके हेरिडिटी से, यानी कि आपके पेरेंट्स के फिजिकल स्ट्रक्चर से, बॉडीली स्ट्रक्चर से आपको मिला है। हम्म? फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आप ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपके हॉर्मोन्स आपको कैसे, आपकी डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एडोलेसेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना गया हॉर्मोन्स का, ठीक है। तो जो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं वो ज्यादा लड़ाई, अग्रेसिवनेस प्रोड्यूस करते हैं, मारने वाला जो एक नेचर होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, हमारे डेवलपमेंट पे प्रभाव डाल रही है। फिर आपका सोशल फैक्टर्स, कि आपका घर का एक जो बोलते हैं एनवायरनमेंट कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, या लोगों से कैसे आप बातचीत करना सीखते हैं, या आपके आसपास कौन से लोग हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स हुए जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल ने, हमारे कॉलेज ने हमें शेप किया, ठीक है। तो उनका क्या कहने का मतलब है कि उन्होंने जो भी वैल्यूज उन्हें अपने स्कूल से मिली, टीचर्स से मिली, पेरेंट्स से मिली, वो सब उन्होंने अपने अंदर ग्रहण किया और इससे उनका विकास हुआ, ठीक है। तो ये सोशल फैक्टर्स हैं। फिर आता है इमोशनल फैक्टर्स, कि आप इमोशनली कैसे हैं, ठीक है। इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे आप जान पाते हैं कि आपका किस मूड में क्या व्यवहार रहेगा, या फिर आप कैसे, किसी कोई रो रहा है तो उसे कैसे चुप कराएंगे, या मान लीजिए जो आपकी खुद की इमोशंस हैं, क्या आप इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं कि उनके भाव के साथ बह जाते हैं। तो ये भी आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। मान लीजिए जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ कि इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अगर किसी ने जरा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ कह दिया या अप्रूवल नहीं दिया या थोड़ा रिजेक्ट सा कर दिया, तो फिर वो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। तो ये सारी बात भी उनके डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करेगी, वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो सकता है कि ना हैंडल कर पाए, एज कंपेयर टू दोज पर्सन्स जो कर सकते हैं, जो जिनके जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये डेवलपमेंट में बहुत प्रभाव डालती हैं। आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, आपका बायोलॉजी, आपका बायोलॉजिकल मेकअप कैसा है, आपका इंटेलिजेंस, आप कैसे अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके चीजों से डील करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रैशनल डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी डेवलपमेंट में बहुत प्रभाव डालते हैं। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कुछ होते हैं, इसमें प्रीनेटल पीरियड आता है, कि प्रीनेटल पीरियड हुआ 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, फिर इन्फेंसी हुआ, बर्थ से लेकर 2 साल के बच्चे का जो पीरियड होता है उसको इन्फेंसी बोलते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल के बच्चों को बोला जाता है। लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं। फिर एडोलेसेंस 12 से 19 साल की उम्र तक। फिर आपका यंग अडल्टहुड आता है, ठीक है। फिर मिडिल अडल्टहुड, फिर लेटर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, ऐसे ही आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हर एक डेवलपमेंट फेज के साथ
कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हैं। क्योंकि हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इतने ही लेवल पे बात करेंगे, सिर्फ एडोलेसेंस तक बात करेंगे। इन्फेंसी में आपका सेंसेस के द्वारा आप ग्रहण करते हो नॉलेज, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक एक्टिव चाइल्ड जो अपने एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर कर रहा है, चीजें ढूंढ रहा है, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, वो एक एक्टिव चाइल्ड की का डेवलपमेंट हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये सब एक्टिव चाइल्ड की एक सिम्टम्स है। फिर उसके बाद वो क्रॉल करना सीखता है, वॉक करना सीखता है। ये भी इन्फेंसी के कुछ अहम डेवलपमेंट कार्य हैं। फिर फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो इन्फेंसी में बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम 2 से 6 साल तक के उम्र के बच्चों को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा खेलता है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं अटेंड करता, बट हो सकता है कि वो प्री स्कूल स्टार्ट कर दे, नर्सरी, प्री प्राइमरी, ये वाले जो क्लासेस होती हैं, केजी, ये सब चीजें, ये सब मॉन्टेसरी, ये सब जो सिस्टम है स्कूल का वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे रूरल बैकग्राउंड में देखे तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे ध्यान दिया है, तो उसका भी जो करिकुलम है वो 2 से 6 साल तक के लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपने ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो दूसरों का पर्सपेक्टिव, दूसरों का नजरिया क्या है देखने का वो नहीं सोच पाते हैं, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, वो जैसा सोच रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट है। फिर ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देखेंगे ग्रोथ होगी लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा लैंग्वेज का जो बढ़ने डेवलप होने का रफ्तार है वो बहुत अधिक रहता है। बहुत सारी वोकैबुलरी जो है वो बच्चे लगभग इस साल की उम्र में सीख लेते हैं। फिर लेटर चाइल्डहुड आता है, जहाँ पे वो एक स्कूल जाना शुरू करते हैं। ठीक है, और बच्चे का जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होने लगता है। फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका शुरू हो जाता है कि, और पियर्स के साथ, अपने अपने उम्र के बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन हो रहा है वो चीज देखते हैं। तो इससे जो बच्चे का और ये थ्रू हमेशा ही इसका ये जो इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, हमेशा रहता है कि मानो एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, फाउंडेशंस अच्छे नहीं बने, तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर बच्चे को क्रिएटिवली नहीं स्टिमुलेट किया गया, नहीं प्रोत्साहित किया गया, तो क्रिएटिव एबिलिटीज, क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाता है। फिर तो ये जो स्टेज है ये हमेशा ही आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव डालती है। फिर अडोलेसेंस का प्यूबर्टी का एरिया था, जहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, और ना तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो बच्चे की कैटेगरी में आता है और ना ही वो एक एडल्ट की कैटेगरी में आता है। तो इसको अडोलेसेंस और प्यूबर्टी का स्टेज बोला गया है। यहाँ पे फिजिकल चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, सोशल चेंजेस भी आते हैं, पर्सनल चेंजेस भी आते हैं। आपका एक आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है, आप अपने आप की पहचान ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है एक पर्सन की लाइफ का, जहाँ पे आप एक बच्चे से एक अडल्ट बनने का जो सफर है वो तय करते हैं। तो अडोलेसेंस में जो बच्चे हैं वो ज्यादा अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसी वजह से अपने पेरेंट्स में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स फेस करते हैं पेरेंट्स के साथ।
एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर आप बहुत ज्यादा एडोलेसेंस जो हैं एकदम इमोशनल हो जाते हैं, एकदम गुस्सा करने लगते हैं, वो चीज बहुत कॉमन है, क्योंकि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इमोशनली यहाँ पे जल्दी हो जाता है और रैशनली जो है वो बाद में होता है। तो इसीलिए रैशनली सोचना बच्चे बाद में शुरू करते हैं, पर पहले इमोशनली वो उनका जो है आउटबर्स्ट होता है, ठीक है। और इसमें थॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे हमने बात की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो पियाजे की एक स्टेज है, जहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्टली जो चीजें एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है पर उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। और लॉजिकल सोचना, जो लॉजिकल सोच है वो लगभग इस स्टेज पे तैयार होती है, कि हम चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को समझना है, कैसे उसके प्रोज जो एडवांटेजेस हैं वो देखने हैं, कैसे कॉन्स जैसे उसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो देखने हैं। तो बहुत सारी चेंजेस का हर प्रकार के चेंज आपको अडोलेसेंस और प्यूबर्टी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा एक हलचल सी रहती है। तो और ये चीज है भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आप अपना करियर डेवलप करने की सोचते हैं, तो ये स्टेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे अब बोला जाता है कि इस स्टेज में पेरेंट्स को बहुत आ, हर चीज का ध्यान रखते हुए पेरेंटिंग को अपनी ढालना चाहिए, डांटना, इतना डांटना वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिससे डील करना बहुत जरूरी है। फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के बच्चों में। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम उसको स्टेजेस जो है ऐसे स्टेप्स की तरह नहीं बांट सकते कि पहले ये पहले ये पहले ये, नहीं, ये कनेक्टेड है, कंटिन्यूअसली आप देखेंगे बच्चा एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ही बढ़ता रहता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो ये जो चीज है, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि आप हम डेवलपमेंट जो है वो हमेशा ही चल रही है। जब से जब से एक बच्चे ने जब से एक मदर ने कंसीव किया, उसके बाद वो जब बर्थ लिया, फिर उसके बाद वो बढ़ रहा है, तब से ही डेवलपमेंट डेथ तक चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तो ये सब कंटिन्यूअस है, ठीक है। जो चेंज आता है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। देन सेकेंड प्रिंसिपल, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि आप पहले जनरल रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस देते हैं, ठीक है। तो जब एक छोटा बच्चा रोता है तो वो सारी बॉडी को यूज करता है, फिर धीरे धीरे वो बहुत जो रोने का रिस्पॉन्स है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, कि सिर्फ आंसू गिरेंगे या फिर सिर्फ आवाज आएगी, तो ये स्पेसिफिक होता रहता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक ये प्रोसीड करता है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चे का पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जैसे बढ़ रहा है वो अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे के साथ एक जो हेरिडिटी और जो एक बायोलॉजी सेट कर रहा है, जो हेरिडिटी दे रहा है, और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जो है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाता है डेवलपमेंट के पैटर्न में। फिर ये जो डिफरेंसेस हैं वो जीन्स के द्वारा होते हैं, और ये एनवायरनमेंट कंडीशन से हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बच्चे की हेरिडिटरी बहुत इंटेलिजेंस वाली है, पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, बट अगर उसको वो इंटेलिजेंट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ही ना मिले, जहाँ पे वो स्टिमुलेट ही नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे उसको कोई प्रोत्साहित ही नहीं कर पा रहा है, या कुछ ऐसे कंडीशंस ही नहीं मिल रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है,
उसको एक अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल रही हैं, या कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कम है, या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम है, तो बच्चा उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगा। तो जितनी उसकी क्षमता है, तो दोनों का एक मेल एक इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी प्रोड्यूस करता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कैसे इतना अलग हो पाता है। तो वो बेसिकली इंटरैक्शन की वजह से, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट की इंटरैक्शन की वजह से इतना चेंज आता है। फिर आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, की एक ही जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्मली होती है, ठीक है, और उसमें फ्यू डिफरेंसेस होते हैं कि हर बच्चा पहले अपने हेड से बढ़ना शुरू करता है, फिर उसके मिल्क जो उसके दूध के दांत हैं फिर गिरते हैं, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो इसको डेफिनेट यूनिफॉर्म पैटर्न कहा गया है कि ठीक है कि एक ही उसका रेट और लेवल अलग हो सकता है, पर जो चीजें जैसे बढ़ती हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। हो सकता है जो फर्स्ट वर्ड एक बच्चे ने है, फर्स्ट वर्ड बच्चा ऑलमोस्ट लगभग 1 साल की उम्र तक बोलने लगता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोले, कुछ नहीं, कुछ थोड़ा आगे बोले। तो इससे क्या है, बोल तो रहा है ना, वन वर्ड स्टेज तो नहीं मिस हुआ ना, वन वर्ड स्टेज तो हर एक बच्चे में आया। तो उसी को कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न के हिसाब से बढ़ता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो वो जो स्टेज है, वो सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहता है, और उसी में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर सीक्वेंस का है, ठीक है। रेट उसका जो बढ़ने का स्पीड है वो अलग हो सकता है, बट जो चीजें करने की जरूरत है वो एक जैसे ही होंगी। एक डायरेक्शन में मूवमेंट जो है डेवलपमेंट में होती है, वो एक डायरेक्शन में होती है, और इसका दो डायरेक्शन माने गए हैं सीक्वेंशियली। दो डायरेक्शन माने हैं, एक सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है जिसमें हम ये मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेड से स्टार्ट होकर फिर नीचे जाती है। सो आपके हेड से लेकर फिर लोअर बॉडी पार्ट्स पे जाती है। एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, इसमें जो है डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के बीच वाले हिस्से से स्टार्ट करके साइड वाले हिस्से डेवलप होते हैं। तो इसलिए जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बीच में है, वो पहले डेवलप करती है। उसके बाद जो है, जो बाहरी अपीयरेंस है या बाहरी कंट्रोल है, वो तब डेवलप करता है। तो दो प्रकार से, दो डायरेक्शन में विकास होता है। एक सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस जो हमारी हेड से लेकर टो तक होता है, ठीक है। और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेकर बाहरी जो बॉडी के बाहर साइड्स हैं, जो बाहर पार्ट्स हैं, उस पे हम गेन कंट्रोल देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बीच वाला हिस्सा होगा, उसके बाद उसके बाहर वाले हिस्से डेवलप करेंगे। जैसे पहले अगर बेबी के सबसे पहले फ्रंट के जो टीथ हैं वो गिरते हैं और साइड वाले बाद में गिरते हैं, ठीक है। तो सेंटर से होकर डेवलपमेंट साइड्स पे जाती है, और सेफेलोकॉर्डल में ऊपर से नीचे जाती है, हेड से टो तक। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, कि आपका पहले होल होल भी और उसके पार्ट्स भी,
इन तीनों को आप साथ लेकर चल रहे हैं ताकि ये प्रॉपरली डेवलप हो सके। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जिसमें हर अगर एक चीज में बढ़ रहा है तो दूसरी चीज, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो भी डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है। ठीक है, कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सब आपस में मिले जुले हैं, सब आपस में रिलेटेड है। ठीक है, हर एक एरिया डेवलपमेंट का दूसरे एरिया को के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अगर एक बच्चा सीखने के लिए तैयार है, एक बच्चा कुछ सीखने के लिए तैयार है एंड उसके पास मैच्योरिटी नहीं है, वो अभी उस लेवल तक आया नहीं है, फिजिकली उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट भी हो, वो मन कर रहा हो उसका, बट मैच्योरिटी नहीं होगी तो उतना वो नहीं कर पाएगा, उतना नहीं सीख पाएगा। ठीक है, मैच्योरेशन की जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे ही लर्निंग भी डेवलप होती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, जिसमें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हेरिडिटी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है और आप जिस एनवायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं, वो दोनों ही डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों में का मेल आपस में बहुत जरूरी है अगर डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स की जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है, और उसने कोशिश की अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करा, वो बच्चा उसने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर लिया, तो उसकी हाइट हो सकता है इतनी बड़े। ठीक है, एक फाउंडेशन तो ले करता है ना, उसके ऊपर एनवायरनमेंट एक्ट कर सकता है। जो आपको हेरिडिटी से मिला है उसके ऊपर ही एनवायरनमेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप, आपके पेरेंट्स की हाइट कम है बट आपने बहुत एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस डाला, बहुत आप खेले, बट स्टिल आपका हाइट उतना ही होगा या थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके हेरिडिटी ने एक लिमिटेशन सेट किया है। जो हेरिडिटरी एक सेट कर रहा है उस पे ही, उस हिस्से तक एनवायरमेंट एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का होना यहाँ पे, हेरिडिटरी का और एनवायरमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होता आ, कि एक ही स्तर पे आप बढ़ते रहें। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ बढ़े, फिर आप वापस आ जाएं, फिर आप बढ़े, फिर वापस आ जाएं, फिर वापस आ, ऐसे मतलब थोड़ा जो है ऐसा नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो एक ही लाइन पे माप सकते हैं, बट थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। ठीक है, पहले जल्दी बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट ले लेगा, ताकि जो डेवलपमेंट है उसको एक इकट्ठा कर पाए, उसको कंसोलिडेट कर पाए, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा रेस्ट ले लेगा, ऐसे चलता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है डेवलपमेंट जो है वो एज अ स्पाइरल जाती है। एज अ स्पाइरल चल रही है, पहले यहाँ पे कुछ एडवांसेस होंगे, फिर फिर कुछ होगा, फिर वो यहाँ पे वापस जाएगा, फिर ताकि वो सबको साथ ले ले, फिर यहाँ से फिर ऐसे करते 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 हर एक स्पाइरल को वो को टच करेगा, फिर धीरे धीरे लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो यहाँ से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट और फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पाइरल डेवलपमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि ऐसे 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 बस होता रहेगा, चलना शुरू कर दिया तो चलेगा चलेगा चलेगा। हो सकता है वो थोड़ा चले फिर थोड़े दिन ना चले, ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, और
लीनियर नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, जिसमें जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो विकास पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको अच्छा कल्चर मिलेगा, अच्छे सोशली अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो ये सारे जो हैं वो आपकी डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। तभी अर्ली एजुकेशन पे, अर्ली केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अगर अर्ली लाइफ में ये सब चीजें अच्छी रहेंगी तो बाद में भी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होती रहेगी। अब ये समझना जरूरी है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को कैसे डेवलपमेंट पे कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो हेरिडिटरी वो है जो एक व्यक्ति को मिला है, जो उसने अपने पेरेंट्स से ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब कंसेप्शन होता है तब जब मेल और फीमेल सेल मिलते हैं तो एक ओवम बनता है। सॉरी, मेल और फीमेल सेल जब मिलते हैं तो जो एग बनता है उसको जायगोट बोलते हैं। तो इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक क्रोमोसोम के दो भाग होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं तो टोटल 46 होते हैं। फिर इन्वायरमेंट क्या है, इसको हेरिडिटरी बोला जाता है कि जो आपको आपके जो कोडिंग हुई है आपके डीएनए में उसको हेरिडिटरी बोल रहे हैं, कि जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है। देन आपका एनवायरनमेंट, इसमें आपकी जो भी एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं वो इसमें आते हैं। कुछ इसमें आपका फिजिकल जहाँ आप रहते हैं, जो जिनके साथ जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालते हैं डेवलपमेंट में। इससे जो भी एक बच्चे पे जो भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक एनवायरमेंटल फोर्स, जिसमें फिजिकल जिसके अंतर्गत फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा, सोशल डेवलपमेंट रहेगा, मॉरल डेवलपमेंट रहेगा, कल्चरल डेवलपमेंट रहेगा, इमोशनल डेवलपमेंट रहेगा, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो ताकि एक जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके, बहुत एक इनरिचिंग एनवायरनमेंट देंगे, एक बहुत स्टिमुलेटिव एनवायरनमेंट देंगे, तो जो है बहुत अच्छे से विकास हो पाएगा। फिर आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, एक ही ओवम से बनते हैं, सॉरी। तो they always resemble each other and they are of the same sex. Okay, they also have the same interests. फिर fraternal twins होते हैं जो two separate ova से बने हैं, but they can be either of the same gender or or two different genders. It could be girls girls, boys boys, or girl and a boy. So these are fraternal and identical twins. तो डेवलपमेंट में
आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस को समझ के, वो पे स्टडी करके, रिसर्च करके कुछ कंक्लूजन्स भी निकाले गए हैं। हेरिडिटरी क्या है? जो आपका बायोलॉजिकल मेकअप है, जो चीजें आपने ग्रहण की हैं अपने पेरेंट्स से, वो हेरिडिटी का पार्ट है। और एनवायरमेंट, जो वो सारी कंडीशंस जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए बनती, जो आपके बिहेवियर पे प्रभाव डालता है, ठीक है, या आपके पूरे उस पे प्रभाव डालता है। एनवायरमेंट का कोई भी फोर्स, वो उसको नर्चर बोलते हैं। हेरिडिटी को नेचर बोलते हैं, एनवायरमेंट को नर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। हम एक फैक्टर को लेकर नहीं चल सकते, खाली दोनों के ही साथ होने से हम एक अच्छा विकास कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसको बर्थ होते ही आपने एक बंद कमरे में रख दिया, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर एक बच्चा है जिसको आपने बहुत रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। तो आपका जो आपको मिला है और जो आपका एनवायरनमेंट आपको दे रहा है, दोनों चीजों का मिलन ही जब होता है, तब विकास जो है अच्छे से हो पाता है। फिर ये चीजें एजुकेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हर व्यक्ति में, हर बच्चे में जो डिफरेंस है, जो एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से है। तो एक बहुत फ्रेंडली, बहुत एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जाए क्लासरूम में, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा ट्रीट किया जाए। जो मिडिल इनकम फैमिली से आ रहा है उसको भी, जो हाई इनकम से आ रहा है उसको भी, और जो लो इनकम से आ रहा है उसको भी। तो सबको जब हम एक जैसे क्रिएट करेंगे, तभी सबका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो पाएगा, ठीक है। उनके बैकग्राउंड की वजह से उनको अलग तरीके से नहीं ट्रीट करना है। अगर अलग ट्रीट करना है तो उनके रेट ऑफ सीखने से, जैसे वो चीजों को सीख पा रहे हैं, वो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करके टीचिंग मॉडिफाई करनी है, ठीक है। तो बच्चों को जो है ये अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट होना भी सिखाना है। अब ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉरी इसका हेडिंग मैंने नहीं डाला है, इसका ये सेकंड या फोर्थ टॉपिक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। हर सोसाइटी का अपना अलग जो है रूल्स हैं, अलग रेगुलेशंस हैं, अलग नॉर्म्स हैं, ठीक है। और हर एक कल्चर का अपना अपना मानना है कि एक्सेप्टेबल क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है और क्या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो सोशलाइजेशन यही है कि एक बच्चा कैसे उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को, या समाज की आइडियाज को अपने अंदर ग्रहण कर पाता है, ठीक है। तो ये है सोशलाइजेशन, ठीक है। इसके ये दो उसमें काम करता है, दो स्तर पे काम करता है। एक इंडिविजुअल इंटरनलाइजेशन, इसका अर्थ हुआ कि आप इंटरनल, कि कैसे आप एक चीज को अपने अंदर ले रहे हैं, बच्चा कैसे ये सब चीजें अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। और आउटसाइड फैक्टर्स का रोल, कि बाकी लोग, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, कैसे इन सब चीजों पे बच्चे को
डाल रहे हैं, क्या क्या नॉर्म्स जो हैं, क्या क्या रूल्स जो हैं वो सिखा रहे हैं। तो सोशलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि समाज में रहने के लिए हमें ये सिखाना जरूरी है कि बेसिक डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए। तो इससे ह्यूमन बिहेवियर को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सोशलाइजेशन फॉर्मली भी होता है, इनफॉर्मली भी होता है। फॉर्मली मतलब आपकी स्कूलिंग में फॉर्मली आपको सिखाया जा रहा है कि टीचर क्लास में आए तो ऐसे विश करना है, टीचर से आप मिलो तो ऐसे विश करना है, गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है। तो ये सारी चीजें आप फॉर्मली सीख रहे हो। इनफॉर्मली भी पेरेंट्स आपको यही चीजें सिखाते हैं कि घर पे कोई आए तो कैसे व्यवहार करना है, कैसे बिहेव करना है उसके साथ। या अगर आप आपके अपने हम उम्र के लोगों के साथ, बच्चों के साथ कैसे खेलना है मिलजुल कर, कैसे अगर कोई एक जीत गया तो रोना नहीं है, अ, बल्कि दूसरों की जीत से सीखना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये भी सोशलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, जिसको जो फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी हम सब लोग सीखते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा ही चलता रहता है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रही है दूसरी कंट्रीज में, तो अगर आप दूसरी कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ का सोशलाइजेशन, सोशल कल्चर जो है वो अलग होगा, वो हमारे यहाँ यहाँ जैसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये सीखो कि सोशलाइजेशन कैसे हो रही है। वहां पे दूसरी कंट्रीज में आपको अपने आप को उस कंट्री के कल्चर के हिसाब से, उस कंट्री के सोशल नॉर्म से ढालना पड़ेगा, तो तब भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होगा कि जो आपके इनिशियल ईयर्स हैं लाइफ के, उसमें जो आप सीख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है उसके हिसाब से आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपके हमेशा जो लाइफ टाइम में आपके चलते रहे, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ये चेंज होता रहता है जब भी आप नए ग्रुप्स देखते हो, आप एक वर्क प्लेस पे हो, उसका कल्चर ये है, ये नॉर्म्स हैं, ये रूल्स हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हो तो उसका अलग नॉर्म्स, उसके अलग चीजें होती हैं। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। फिर एजेंट्स क्या हैं सोशलाइजेशन के, जो हमें लोगों के साथ घुलना मिलना सिखाते हैं? वो है फैमिली, एजुकेशन, आपका रिलीजन, आपके फ्रेंड्स, आप किस इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हो, आपका क्या लैंग्वेज है, क्या मीडिया है, ये सब चीजें जो हैं सोशलाइजेशन का पार्ट है। और यही आपको सोशलाइज करना सिखाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी क्या है सोशलाइजेशन की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम से, ये थ्योरी ली गई है। यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने ये थ्योरी दी, इस थ्योरी का नाम है इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, राइट। पहले आपका माइक्रो सिस्टम आता है, जो फैमिली सबसे जो छोटा सिस्टम है, इसमें आपके बहुत नियर एंड डियर वंस, इमीडिएट फैमिली आती है। इमीडिएट फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, स्कूल हो गया, जिनसे आप रोज रोज मिलते हैं। फिर इनके बीच रिलेशनशिप, मेसो सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम वो है जो रिलेशनशिप है लोगों का और सेटिंग्स के बीच में, लोगों के और सेटिंग्स में के बीच में। फिर एक्सो सिस्टम है जो एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको करता है लोगों के और उनके सेटिंग्स पे। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स जहाँ काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रेच फैसिलिटीज हैं, या वहाँ पे चाइल्ड केयर लीव्स हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो वर्क प्लेस का सिस्टम है, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करेगा।
कर तो इनडायरेक्टली रहा है, पर ये आपका एक्सोसिस्टम का पार्ट बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो एक्सोसिस्टम है वो आपको कुछ पेड लीव्स देता है फॉर चाइल्ड केयर वर्क, तो दैट विल आल्सो इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर आपका आता है मैक्रो सिस्टम, ये जो सेकेंड लास्ट सिस्टम है, इसको बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम है, ये सोशल कल्चर और वैल्यूज पे ध्यान देता है। कि किस कल्चर में आप रह रहे हैं, किस कल्चर में आपका विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये है मैक्रो सिस्टम, सोशल कल्चर और वैल्यूज। मान लीजिए अगर एक पेरेंट की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो ये एक एक्सो सिस्टम भी रहेगा। ठीक है, और ये मैक्रो सिस्टम भी रहेगा कि ट्रांसफरेबल जॉब है, तो जब आप सोशल कल्चर में हर एक किसी अलग स्कूल में जा रहे हैं, अलग सिटी में जा रहे हैं, तो सबका अपना अपने कल्चर होगा, अपने अपने वैल्यूज होंगे, उसके हिसाब से आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी। आप बहुत अडेप्टेबल हो जाएंगे कि चेंज हो रही हैं, सिटीज चेंज हो रही हैं, समय समय पर आपके स्कूल्स चेंज हो रहे हैं, बट उसी के हिसाब से आप अडेप्ट करना सीख लोगे। तो ये भी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर है आपका क्रोनो सिस्टम। ठीक है, क्रोनो सिस्टम क्या है, जो लास्ट है वो क्रोनो सिस्टम कि टाइम पीरियड क्या है जब आप डेवलपमेंट को देख रहे हैं। अगर आप आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले की बात करेंगे, तो तब क्रोनो सिस्टम, जो टाइम का सिस्टम था, वो अलग था। ठीक है, और अब का जो है वो अलग है, राइट। तो ये क्रोनो सिस्टम का पार्ट है। अगेन इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। माइक्रो सिस्टम आपका इमीडिएट फैमिली हो गए, इमीडिएट फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, टीचर, जिनसे आप रोज रोज इंटरेक्ट कर रहे हो, रोज रोज मिल रहे हो, रोज रोज बातचीत कर रहे हो, तो ये माइक्रो सिस्टम आपके आपकी विकास पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, और अगर इन सबसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक हेल्दी डेवलपमेंट होगा। मेसो सिस्टम, नेक्स्ट इज मेसो सिस्टम। तो दो माइक्रो सिस्टम को लेकर क्या रिलेशनशिप है, कि आपकी फैमिली और आपकी टीचर्स में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमेशा कुछ कुछ इंटरवल में पीटीएम्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, और बच्चे की फ्रेंड्स और फैमिली में क्या रिलेशनशिप है। कुछ फैमिलीज बहुत अलाउ करती हैं बच्चे के फ्रेंड्स को आने के लिए घर पे, कुछ नहीं अलाउ करती हैं, तो उनके बीच में कैसा सिस्टम है, तो वो भी एक विकास को इन्फ्लुएंस करेगा। एक्सो सिस्टम जो भी है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस जो भी एनवायरनमेंट के चल रहे हैं, वो सब इन्फ्लुएंस डालेगा आपके इसमें, आपके विकास में इन्फ्लुएंस डालेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जहाँ पे आप आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो जगह जो है वो आपके डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस डाल सकती है। मास मीडिया, जो टीवी आप देख रहे हैं, जो न्यूज़ आप सुन रहे हैं, वो सब भी आपके एक्सो सिस्टम में इन्फ्लुएंस डाल सकता है। ठीक है, मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम क्या है कि आपका कल्चर, कल्चर क्या है, एक कंट्री, सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस, लॉज, रूल्स, ये सब चीजें क्या है, ये मैक्रो सिस्टम। बहुत वाइडर सिस्टम में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप बढ़ रहे हो, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एक कल्चर में अलग होगा, दूसरे कल्चर में अलग होगा, तीसरे में अलग होगा, ऐसे ही सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा। नेक्स्ट है फिर क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जो है वो चेंजेस होते रहते हैं लाइफ टाइम को लेकर, लाइफ टाइम वो चेंजेस होते रहते हैं।
ठीक है, ये आपका क्रोनो सिस्टम, मतलब एक टाइम पीरियड में देखेंगे कि क्या चेंज हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि एक टाइम पीरियड में कैसे बच्चों को पाला जाता था और दूसरे टाइम पीरियड में कैसा पाला जाता है। ये भी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाता है। ठीक है, और ये भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक एक पीरियड, एक लाइफ टाइम पीरियड से जो चल रहा है, एक लाइफ टाइम पीरियड जो चल रहा है उसका सोशो हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, वैसे भी हम इसको समझ सकते हैं। बात तो एक ही है कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ टाइम में हो रहे हैं, अभी जो हो रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका लार्जर पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव क्या है, सोशो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, जैसे आज से 30 साल पहले एक अलग हुआ होगा और अब जो है एक पालना जो है वो अलग हो रही है, तो इसको क्रोनो सिस्टम कहा गया है। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट चीज है वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी एक ये थ्योरी है, ये दी थी मीड ने, आई गेस मीड ने, जीएच मीड ने ये थ्योरी दी है। इसमें जो एक व्यक्ति की अपनी पहचान है वो कैसे डेवलप हो रही है, वो ऐसे डेवलप हो रही है कि दूसरे लोग उसे कैसे समझ रहे हैं, उसको कैसा परसीव करते हैं, उससे एक व्यक्ति की जो है वो आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। तो जनरली जो सोसाइटी है वो हमें आईना दिखाता रहता है कि तुम ऐसे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो। तो उसी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस से हम अपनी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, वो हम सोसाइटी के परसेप्शन से फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो हम जैसे अपने बारे में सोच रहे हैं, वो वो इंटरैक्शन के जरिए डेवलप होता है। 3 एस्पेक्ट्स हैं कि हमें कैसे दूसरों के सामने जाना चाहिए। ठीक है, फिर वो दूसरे लोग कैसे जज कर रहे हैं हमारी अपीयरेंस को, फिर हम कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं दूसरों के जजमेंट के हिसाब से। ठीक है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो एक रिलेशनशिप में है सोसाइटी और अपनी सोसाइटी और अपने बीच में। ठीक है, हम सोसाइटी से ही जो मिल रहा है उसके हिसाब से ही अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बना रहे हैं। तो जैसे दूसरे लोग हमें देख पा रहे हैं, वैसे ही हम अपने आप को देख पा रहे हैं। उनकी ओपिनियन से, उनके परसेप्शन से हम अपने बारे में कुछ ख्याल बना पाते हैं, अपना एक व्यक्तित्व बना पाते हैं, अपनी एक पहचान बना पाते हैं। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट एक दिया है जीएच मीड ने। मी कहा है उन्होंने कि मी जो है वो एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है एक व्यक्ति का जो है एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है, और आई जो है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड एस्पेक्ट है। मी और सेल्फ, ठीक है, ये फोकस इस चीज पे करता है कि एक जो व्यक्ति है वो अपने कैसे दूसरों का एटीट्यूड अपने अंदर समा लेता है। कि अगर दूसरा कहता है कि तुम अच्छे हो, तुम्हारा इस चीज में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने अंदर उस चीज को ग्रहण कर लेगा कि हाँ, मैं ये चीज अच्छा कर पा रहा हूँ। तो उससे मेरा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा, मेरा मी बनेगा। ठीक है, तो आई एक तो है कि समाज आपको कैसे देख रहा है, आई है जो आप अपने बारे में क्या राय रख रहे हैं, या फिर आई ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारा एटीट्यूड जो दूसरों को हम दिखा रहे हैं, वो आई का पार्ट है। मी पार्ट क्या है, जो हम सोसाइटी से जो हमें मिल रहे हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं, उसको हम कैसे अपने अंदर समा रहे हैं, ये मी है। तो इसमें 3 स्टेजेस आते हैं डेवलपमेंट के।
एक है प्रिपरेटरी स्टेज, जो बर्थ से 2 साल तक का है, जिसमें बच्चे कॉपी करते हैं, दूसरे के व्यवहारों को इमिटेट करते हैं, जैसे उनके घर पे जैसे पापा एक्ट कर रहे होते हैं या मम्मी एक्ट कर रही होती है, वैसे ही उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कॉपी कर रहे हैं। फिर प्ले स्टेज आता है, जब रोल प्ले स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगते हैं, टीचर टीचर खेलने लगते हैं, फिर वो रोल लेते हैं जो भी उनके घर पे उनके आसपास सिग्निफिकेंट जो लोग हैं उनका रोल लेते हैं। एक एक रोल पहले टीचर बनते हैं, फिर बच्चों को स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाने का शो करते हैं। तो ये सब प्ले स्टेज में आती है। फिर गेम स्टेज है, जिसमें बच्चे लर्न करते हैं रोल्स इन रिलेशन टू अदर्स एंड हाउ हम हम लोग कैसे रोल देखते हैं दूसरों का। ठीक है, तो ये गेम स्टेज है। जो बच्चे हैं वो अपना रोल समझते हैं, दूसरों से माप के, दूसरों से जब लिंक करते हैं, और कैसे हम बाकियों का रोल ले सकें एक गेम में, वो गेम स्टेज है। जैसे कि अगर आप खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, या कोई और डॉग इन द बॉल खेल रहे हैं, तो ये जो गेम्स हैं ये आपका रोल दूसरों के हिसाब से, और आप कैसे बाकी सबका रोल लेते हैं एक गेम में, वो गेम स्टेज का पार्ट है। तो कुछ फॉर्म्स हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन के, वो है लैंग्वेज, प्ले और गेम। ये सिंबल्स है, सिंबॉलिक है मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिंबॉलिक इंटरैक्शन के वजह से ये जो शेयर्ड सिंबल्स हैं, इससे हमारा विकास हो रहा है। मीड ने डिफाइन किया कि वो अपना जो सोसाइटी के हिसाब से आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और आई क्या है, आपका रिप्लाई दूसरों के लिए आपका क्या रिप्लाई है, दूसरों के साथ आपका क्या एटीट्यूड है। ठीक है, तो कम्युनिटी और आपका खुद का इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए, अपने आप की एक पहचान बनाने के लिए। ये लगभग 7 साल की उम्र तक हो जाता है। ये दोनों ही आई और मी 7 साल के उम्र तक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का स्लाइड सिर्फ यही है। ठीक है, बाकी ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी नहीं है, ये आई और मी का कॉन्सेप्ट है जीएच मीट ने, और लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जीएच मीट ने नहीं दी है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे जो मैंने पहले बोल दिया था, पर ऐसा नहीं है, ये भी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी नहीं है, ये भी आई और मी के कॉन्सेप्ट के अंदर है, आता है, जो जीएच मीट ने दिया है। ठीक है, आई और मी कॉन्सेप्ट के अलावा जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है जो जीएच मीट ने दी है, वो ये उन स्टेजेस का वर्णन इस स्लाइड में हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके साथ हमने आज जो जो चीजें पढ़ी वो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से आप पढ़िए और सीखिए, और इसके हिसाब से आप प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।